हमारे साथ एक खास मेहमान प्रदीप गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं। आप चुनावी विश्लेषक हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा सर कि जिसकी डिजिटली प्रेजेंस ज्यादा उसकी बढ़त ज्यादा, शुरुआती तौर पर ये आपको भी लगता है? आपका पहला रिएक्शन? एक्चुअली मुझे ऐसा अभी नहीं प्रतीत होता। उसके दो कारण है। एक, क्योंकि जो डिजिटल वर्चुअल रैली वाली जो बात है वो अभी फिलहाल 15 जनवरी तक है। 15 जनवरी से 10 फरवरी जबकि पहला फेज चालू होना है, उसके बाद और चुनाव आयोग संज्ञान लेगा कोरोना की स्थिति को देखते हुए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, जहां तक सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का सवाल है, उसमें 3 तरह के लोग हैं। मैं वोटर की इलेक्ट्रोड की बात करूं तो पहले नंबर के वो हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, दूसरे नंबर के वो हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, केवल फीचर फोन है, और तीसरे नंबर के वो हैं जो दोनों फोन का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि उनकी जो संख्या है जो दोनों फोन का इस्तेमाल नहीं करते वो करीब 10 से 15% है, और जो स्मार्टफोन है वो करीब 50 से 60, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, 50 से 60% लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, और करीब 35 से 40% लोग अभी भी फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, जिनके पास स्मार्टफोन है उनके पास पॉलिटिकल पार्टियों को पहुंचना बहुत आसान होगा क्योंकि वो यूज्ड टू है, लेकिन जिनके पास फीचर फोन है वो देखना होगा कैसे करना है। उसके लिए चुनाव आयोग ने डोर टू डोर 5 लोगों को अलाउ किया है। शायद वो उसका सहारा लेंगे। बिल्कुल, फीचर फोन अगर जिनके पास है वहां तक कैसे पहुंचे उम्मीदवार, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सोशल मीडिया की क्या कुछ प्रेजेंस है, जरा आंकड़ों के जरिए ये भी हम आपको बता देते हैं। इस सोशल मीडिया के दम पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी ये दावा करेंगे कि देखिए हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, पैड बनाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के करीब 1,73,00,000 फॉलोअर हैं। वहीं यूपी बीजेपी की बात करें तो वहां पर ट्विटर के फॉलोअर की संख्या 29 लाख के आसपास है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के ट्विटर पर 84 लाख फॉलोअर हैं, जबकि यूपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को 4,58,000 लोग फॉलो करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो ट्विटर पर 44 लाख लोग जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के साथ, जबकि समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर तकरीबन 28 लाख लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और बीएसपी के ट्विटर पर फॉलोअर्स की बात की जाए तो ये तकरीबन 24,000 के आसपास है। ये अलग बात है कि बीएसपी का वोट बैंक इंटैक्ट है, भले सोशल मीडिया पर उसकी उपस्थिति कम हो। लेकिन इन सब के बीच जो बुनियादी सवाल है सर, प्रदीप गुप्ता सर, जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, खासकर ये जो आंकड़े हमने ट्विटर के दिखाए, अभी बाकी प्लेटफॉर्म के भी दिखाएंगे, अगर ट्विटर पर वो वोटर जो जुड़ा हुआ है बहुत लंबे वक्त से किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो ट्विटर पर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिए जाने वाला संदेश एक मैसेज छोड़ता है? नहीं, मैसेज जरूर छोड़ता है। बस सवाल मैंने जैसे कहा वही आता है कि जैसे अब सोशल मीडिया की बात करें, पहले ही सोशल मीडिया यानी कि स्मार्टफोन और फीचर फोन और नो फोन के चलते पहले ही करीब करीब 50% पे आ गया। अब उस 50% में ट्विटर कितने हैं? जितने ट्विटर हैं जिस हिसाब से आपने आंकड़े बताए उसको देखते हुए वो उस मायने में बहुत कम है। 10 से 20% से ज्यादा नहीं है। 10 से 20% में मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और उत्तराखंड के संदर्भ में वो जानना बाकी है। जैसे मणिपुर की बात करें तो वहां का लेवल एकदम कम होगा। तो ट्विटर या जो भी मैसेज आप कम्युनिकेट करें उसका प्रभाव तो जरूर होता है, बट आपकी रीच यानी कि पहुंच कितनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप अहम बात कह रहे हैं सर। लेकिन जो हम आंकड़े बता रहे हैं लगातार, उन आंकड़ों में हम राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कितने फॉलोअर हैं, और उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा सूबा है वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुल कितने फॉलोअर हैं, ये बता रहे हैं। अब जरा फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक पर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर 1,67,00,000 लोग फॉलो करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के फेसबुक पेज पर 50 लाख फॉलोअर। कांग्रेस को करीब 62 लाख लोग फेसबुक पर फॉलो करते हैं। यूपी कांग्रेस के फॉलोअर तकरीबन 6 लाख हैं, यानी इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो तकरीबन 56 लाख लोग हैं उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस और बीजेपी को फॉलो करते हैं। आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मैदान में है, फेसबुक पर 51,76,000 लोग फॉलो करते हैं। यूपी के आम आदमी पार्टी के पेज को लगभग 8 लाख लोग फॉलो करते हैं, यानी ये आंकड़ा बढ़कर तकरीबन 64 लाख के आसपास पहुंच जाता है तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का। इसी तरह समाजवादी पार्टी के पेज को फेसबुक पर 32 लाख लोग फॉलो करते हैं। और अगर बीएसपी की बात की जाए तो अनवेरिफाइड पेज है जिस पर फॉलोअर्स की संख्या अपेक्षाकृत
बहुत कम है। ये तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बैठता है सर, सिर्फ फेसबुक का, सिर्फ उत्तर प्रदेश का। क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है अगर 1 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की यदि पूरी पॉपुलेशन की आप बात करें तो करीब करीब 11 के सेंसस में 2021 करोड़ थी, ठीक है। 15 करोड़ वोटर हैं आज इस चुनाव में 15 करोड़ वोटर आज की डेट में 15 करोड़ वोटर हैं, जैसे आपने कहा, और उसके सामने 1 करोड़ का आंकड़ा, तो अब आप खुद ही परसेंट लगा सकते हैं कि वो करीब 10% से भी कम हो गया, जो मैं आपको कह रहा था जी। तो इन वोटरों पे तो जरूर प्रभाव डालेगा, इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है, डालेगा ही डालेगा वो तो प्रभाव। वो अपनी बात ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इस फेसबुक और इसका मतलब होता है पर्सनल कनेक्ट हो रहे हैं उनसे। ये बहुत एक रैली में होता है कि पूरा हुजूम साथ में होता है, कई बात सुनाई आती है, कहीं नहीं आती, कहीं समझ में आती, कुछ समझ में नहीं आती। यहाँ पर एक ये सुविधा होती है कि जो बात समझ में नहीं आई आप उसको फिर से रिप्ले करके देख लीजिए। तो ये सारे अच्छाई तो है इसमें, बट वही मैंने कहा, जो पहुंच की बात है वो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सर, जो चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, मैं जो चीज आपसे समझना चाह रहा हूं वो ये कि देखिए 10% आपने भी माना कि जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश के वो एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ट्विटर भी है, 10-15% लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं वो ट्विटर पर भी जुड़े हुए हैं। ये भी हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए कि वो एक ही व्यक्ति है जो फेसबुक पर भी जुड़ा हुआ है और ट्विटर पर भी जुड़ा हुआ है। ये भी मुमकिन है कि 2 अलग अलग व्यक्ति हों जो 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हों, ये बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर फेसबुक और ट्विटर पर दोनों पर मिलाकर 20% या 25%, जिसमें यूट्यूब भी शामिल है, इंस्टाग्राम भी शामिल है, अगर 20 से 25% मतदाता उत्तर प्रदेश का जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जितना कुल स्विंग वोटर होता है उससे ज्यादा तो डिजिटली कनेक्टेड है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो हार और जीत को तय कर सकता है? नहीं, सबसे बड़ी चीज है डेमोग्राफी। जो आप स्विंग वोटर कह रहे हैं उसको जानना ये जरूरी कि एक होता है लॉयल वोटर, जो कि अपनी अपनी पार्टी का उसका अलाइनमेंट है। दे रहा हूं, अगर माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में 20-25% मतदाता, उदाहरण के तौर पर, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, स्विंग वोटर है और लगभग उतना वोटर है उत्तर प्रदेश में जो सोशल मीडिया पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 25% अपने आप में नंबर बहुत ज्यादा है? नहीं, 25% नंबर, फिर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 2 तरह के वोटर होते हैं, जैसे आपने बताया, एक लॉयल वोटर और दूसरा है स्विंग वोटर, ठीक। तो अब सवाल ये आता है, जो आपने 20 से 25% का सोशल मीडिया का आंकड़ा बताया, क्या वो सारा का सारा स्विंग वोटर के पास है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। सबसे बड़ी चीज है कि जो अपनी पार्टी का लॉयल वोटर होता है, वो करीब 70% वोटर जो है वो अपनी अपनी पार्टियों के साथ है, यानी टोटल 70%, थोड़ा बीजेपी का, समाजवादी का, बहुजन का। लेकिन जो 30% स्विंग वोटर है, क्या उस सबके पास स्मार्टफोन है और क्या वो सब इन पार्टियों से जुड़े हुए? नहीं, हम तो दोनों को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर रहे, हम दोनों को अलग मानकर चल रहे हैं। हम स्विंग वोटर को अलग मानकर चल रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले लोगों को अलग मानकर चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा था कि अगर 25% लोग उत्तर प्रदेश के मतदाता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या वो चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं? क्या वो अपने परिवार के लोगों को बता सकते हैं कि देखिए ये मेरे पास स्मार्टफोन है, इस पर फेसबुक पर मैं ये सुन रहा हूं, जान रहा हूं सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के बारे में, और ये असर डालता है मतदाता पर? ये मेरा बुनियादी सवाल था सर। कुछ और आंकड़े जरा वो भी दिखा देते हैं। यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब पर करीब 40 लाख फॉलोअर हैं। वहीं कांग्रेस के 17,70,000 के आसपास, आम आदमी पार्टी के 21 लाख और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अनवेरिफाइड अकाउंट हैं यूट्यूब पर, जिनके फॉलोअर की संख्या 2,33,000 के आसपास है। यहां पर जो आंकड़ा है यूट्यूब पर वो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन सोशल मीडिया पर कद्दावर नेताओं की जो मौजूदगी है वो थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। यानी पार्टी अलग और व्यक्तिगत स्तर पर कौन किसको कितना फॉलो कर रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर आता है। करीब 7.5 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। इसके बाद बात की जाए अमित शाह की, जो दूसरे नंबर पर आते हैं, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो करने वालों की संख्या 1 करोड़ 67 लाख के आसपास है। अखिलेश यादव की भी अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव को ट्विटर पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। मायावती को 23 लाख, राहुल गांधी को करीब 2 करोड़ लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं। प्रियंका गांधी को 41 लाख फॉलोअर उनको फॉलो करते हैं ट्विटर पर। अरविंद केजरीवाल जो चुनावी मैदान में जिनकी पार्टी, उनको भी ट्विटर पर 2 करोड़ 37 लाख लोग फॉलो करते हैं। तो ये अपने आप में एक आंकड़ा है व्यक्तिगत स्तर पर कितने लोग किस पॉलिटिकल पार्टी या किस नेता के साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, अब तो जो फॉलोअर्स का आंकड़ा है
वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब ये करोड़ों में पहुंच गया है व्यक्तिगत तौर पर भी। आपको लगता है अब कि थोड़ा बहुत असरदार हो सकता है? डिजिटल प्रेजेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हार और जीत पर असर डाल सकता है। नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये जो सोशल मीडिया का आंकड़ा है वो प्रभावित करेगा। बस सवाल इतना है कि कितना प्रभावित करेगा। ठीक बात है। इसके लिए तो 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा सर। हाँ जी, 10 मार्च से ज्यादा जरूरी 15 जनवरी तक पहले, उसके बाद फिर 10 फरवरी और उसके बाद फिर 10 मार्च। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और इससे जुड़ी हुई सर, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी डिजिटली बहुत साउंड नजर आती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले। आपने 2014 का, आज से 7 साल पहले पहला चुनाव नरेंद्र मोदी का देखा लोकसभा का, जिसमें उस वक्त वो 3D रैली कर रहे थे जो अपने आप में एक चर्चा का विषय था। हमने बिहार में देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिजिटल रैलियां निकाली गई। 2014 से लेकर 2021 के आखिर तक बीजेपी ने जितना डिजिटली प्लेटफॉर्म पर खुद को मजबूत किया है, अपने दायरे को बढ़ाया है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा एज साबित हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि उनकी, जैसे आपने बताया और मैंने भी कहा, कि उनकी पहुंच सोशल मीडिया के अंदर भी और जमीन पर भी दूसरी पार्टियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इज वेल प्लेस्ड, वो बहुत अच्छी पोजीशन में बनिस्बत दूसरी पार्टियों के। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और कहीं कोई शक नहीं है। और पर्सनालिटी के मामले में बात करें तो जैसे आप गद्दावर नेताओं का नाम गिनाया, तो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, ये तीनों बीजेपी के जो नेता हैं, यदि उनकी ज्वाइंट कंबाइंड जो है रीच की बात करें तो वो दूसरी पार्टियों से 10 गुना से भी ज्यादा है। लगभग यूपी के जितने वोटर हैं, बीजेपी के 5 बड़े नेताओं के सोशल मीडिया पर जितने फॉलोअर हैं, लगभग उतने ही यूपी के कुल वोटर हैं। हाँ, लेकिन उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो पूरे ऑल इंडिया का है। सवाल दुनिया भर के हो सकते हैं। यूपी के 15 करोड़ वोटर में उनकी पहुंच कितनी है, इस बात को देखना होगा। ठीक है, लेकिन वो पहुंच भी दूसरी पार्टियों से बहुत ज्यादा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आज जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 15 जनवरी तो देखिए मिनिमम है, जिस तरीके से मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि देखिए अभी तो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ना है और बहुत ज्यादा बढ़ना है आने वाले वक्त में। अगर ये 15 जनवरी से डेट एक्सटेंड होती है रैलियों पर रोक के लिहाज से, आपको लगता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं अफसोस होगा कि पिछले 5-7 साल में हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ मजबूत क्यों नहीं की, क्योंकि यहां पर वो कहीं चूक रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ, डिजिटल के साथ साथ आप जमीनी पकड़ भी तो देखिए, उनके कार्यकर्ता कितने, काडर कितना बड़ा बेस है, पन्ना प्रमुख कितने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 लोग घर घर जा सकते हैं, तो सवाल ये आया कि जो इसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो उसकी सूची बना के और घर घर जो है जाके वो जनसंपर्क कर सकते हैं। तो वो उसमें भी वो बहुत आगे हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि डिजिटल के साथ साथ एक कैडर बहुत बड़ा है बीजेपी का, और बीजेपी कैडर की पार्टी के तौर पर ही मानी जाती है, ये अपने आप में एक उसकी बड़ी उपलब्धि हो सकती है सर। लेकिन एक बात जो लगातार आप जैसे चुनावी जो जानकार हैं, पंडित हैं, वो बताते हैं, वो कहते हैं कि देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप चुनाव प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन उस चुनाव प्रचार का फीडबैक कैसा आ रहा है, इस बात का एहसास आपको नहीं होगा। मतलब एक नेता अगर चुनावी रैली करता है तो कितनी भीड़ जुटी है, उससे उसको एहसास हो जाता है कि उसकी पार्टी की उस क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार करने के दौरान आपको पता नहीं है कि जो मैसेज आपने भेजा है जनता उसको कैसे ले रही है। आपको लगता है कि माहौल नहीं बन पाता है और माहौल नेता भी नहीं समझ पाते हैं डिजिटली प्रचार करने पर? देखिए, हमारी लगातार की स्टडी के अनुभव के आधार पे मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, इवन अभी थोड़ी देर के लिए डिजिटल रैली को बाजू में करते हैं, फिजिकल रैली की बात कर लें जी। तो फिजिकल रैली में बड़ी संख्या का उपस्थित होना ये किसी बात का प्रमाण नहीं है कि उस पार्टी की जीत होने वाली है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अभी 2020 यानी 2020 में बिहार इलेक्शन है। ये सबको पता है, नीतीश कुमार जी की रैली में कितने लोग थे, यानी आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने लोग थे। उसके उलट तेजस्वी प्रसाद यादव की रैली में बहुत भरमार आ रही थी, लेकिन रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, एकदम उलट है उसके। ठीक है, तो ये कोई उसका प्रमाण नहीं है कि वो पक्के में जीत हासिल हो जाने वाली है। उसके उलट आप बंगाल के अंदर देख लीजिए, बंगाल के अंदर यदि आप पाएंगे कि बीजेपी और टीएमसी के रैली की मात्रा की बात करें तो मुझे लगता है कि करीब करीब बीजेपी की रैली थोड़ी ज्यादा ही होगी टीएमसी से ज्यादा, पर टीएमसी की जीत हासिल हुई। ठीक। तो रैली की में संख्या ये किसी बात का प्रमाण नहीं है,
ठीक है। हाँ, एक माहौल बनता है, लेकिन बिल्कुल। कितना कन्वर्ट होगा वोट के अंदर, वो एक बहुत बड़ा सर, ये तो बात हुई पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से, उम्मीदवार के लिहाज से, लेकिन जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उसमें भीड़ जुटती है जो घंटों तक इंतजार भी करती है, दूर दराज के इलाकों से पहुंचती भी है, अपने नेता को सुनती भी है और भीड़ को भी देखती है, तो वोटर्स के बीच में भी एक माहौल बनता है। वो खुद भी समझ पाते हैं कि क्या कुछ स्थिति है, किसको वोट देना है, हमारा वोट कहीं बर्बाद तो नहीं होने जा रहा है। आपको लगता है कि ये कहीं पर एक एज होता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आता है मतदाता के लिहाज से भी? नहीं, देखिए, वो भी एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ डिजिटल नहीं। आज की डेट में जो जो आज की डेट में मतदाता है वो बड़ा इन्फॉर्म्ड वोटर है। अब टेक्नोलॉजी, यानी उसमें टेक्नोलॉजी में फोन भी शामिल है और फ्री में फोन शामिल है। एक जमाना था 30 साल पहले कि लोगों के यहाँ लैंडलाइन तो थी नहीं और फोन बहुत महंगा होता था। अब तो ऑलमोस्ट फ्री में बात करते हैं, तो वो अपना राय मशूरा करके एक दूसरे से निर्णय ले लेते हैं कि किसको वोट करना है। और इसी के चलते आप देखेंगे 90% से ज्यादा असेंबलीज जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 और 3/4 मेजोरिटी की तरफ आता है। अभी पिछले जितने भी चुनाव हुए 10 साल के, आप निकाल के देखेंगे 90% केसेस में हंग असेंबली नहीं है। ठीक है। आप पिछले यूपी चुनाव को ही देख लीजिए कि इतना बड़ा स्टेट के अंदर बीजेपी और गठबंधन को 325 सीटें। यदि 300 का मतलब होता है कि 75% सीटें और 325 का मतलब है 80% सीटें, उसका क्या मतलब है? ठीक उसका बात। मतलब यह है कि लोग एक दूसरे से राय मशूरा कर रहे हैं अपने मतदान का उपयोग करने के पहले। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, कोरोना जैसी आपदा के बाद अब ये चर्चा लगातार नए सिरे से उठ रही है और कहिए पहली बार उठ रही है कि अब चुनाव प्रचार के तरीकों को बदल लेना चाहिए स्थायी तौर पर। रैली, रोड शो, पद यात्रा, इनको भुलाकर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। आपकी राय अलग है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ, इस विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो ये व्यवहारिक होगा? नहीं, मेरी राय बिल्कुल अलग नहीं है। मेरी समस्या ये कि हकीकत क्या जमी नहीं। मैं और आपने दिए, पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, हमको डिजिटल करना है। अरे भाई, लेकिन डिजिटल के संसाधन सामने वाले के पास तो होना चाहिए। वो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? ठीक है। तो वो संसाधन धीरे धीरे, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, जैसे आज से 5 साल पहले की बात करें तो 40-60 का आंकड़ा था, यानी 40% ही स्मार्टफोन थे और 60% फीचर फोन थे। अब पिछले 5 साल में हम ये देख रहे हैं कि उल्टा हो गया, 60% स्मार्टफोन हो गए और 40% फीचर फोन हो गए। तो वो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोग्रेस होगी। मैं तो ये बोल रहा हूं कि जब तक स्मार्टफोन सबके पास हो गया तो सबसे अच्छा माध्यम है, आप डिजिटल कर लीजिए, उसमें खर्च भी नहीं होगा और आप 1-on-1 बेसिस बात कर पाएंगे। उससे अच्छा कुछ संवाद नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फीचर फोन का आपने जिक्र किया सर, हो सकता है मैं गलत हूं। मुझे याद है कि जब लैंडलाइन का दौर हुआ करता था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, तो उस जमाने में लैंडलाइन पर फोन आता था जिसमें पीछे से वाजपेयी साहब की आवाज आ रही होती थी और वो एक रिकॉर्डेड मैसेज जनता तक पहुंचाया जाता था। अगर फीचर फोन भी हैं आज के दौर में, तो क्या आपको लगता है उसके माध्यम से भी प्रचार नहीं किया जा सकता, उसके माध्यम से भी अपनी बात नहीं पहुंचाई जा सकती? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आप पहले सोशल और डिजिटल की बात कर रहे थे। बिल्कुल, अब आपने कहा IVR, जो वॉइस मैसेजिंग जो है उसका पावर बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा जनमानस है, हमारी जो डेमोग्राफी है, उसमें पढ़ना लिखना का मतलब नहीं है कि पढ़ना लिखना आ जाए, बट सवाल ये आता है कि उसको इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। लेकिन IVR में कोई इस्तेमाल की आपकी बंदिश नहीं है। आपने जैसे फोन उठाया और सुन लिया सारा का सारा मैसेज, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे नजरिए से IVR मैसेजिंग का जो मुद्दा है, जो आपने अभी बताया, वो उससे ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं रहेगा सिर्फ स्मार्टफोन यूजर तक, वो अक्रॉस द बोर्ड जाएगा। अब 10% लोग रह गए, वो बिल्कुल ठीक है कि 90 इस तरफ हो गए जिससे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और 10% हो गए जिसको आपको डोर टू डोर ही करना है, उसके पास आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन फीडबैक नहीं मिल पाएगा दोनों ही पक्षों को। क्या आपको लगता है ये कमी कहीं खलती है इस पूरे प्लेटफॉर्म में, चाहे IVR की बात हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो? नहीं, मुझे नहीं लगता फीडबैक की दरकार ही नहीं होती, क्योंकि रैली में जो आया हुआ है अमूमन ये माना जाता है, अमूमन, अब उसमें थोड़े आंकड़े अलग होते हैं, 70 से 80% लोग वो आपके फॉलोअर ही हैं। मेरा मतलब है कि आपके फॉलोअर से मतलब है आपके लॉयल वोटर ही हैं।
तो अब उनसे आपको फीडबैक की कोई दरकार नहीं है, और उसके बाद कोर्स करेक्शन ऐसे नहीं हो सकता, इतना प्रैक्टिकल नहीं है उस फीडबैक का। मैं वापस कह रहा हूं, तो आप उसकी चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ संख्या बल कितना है रैली में आया हुआ, उसको भूल जाइए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने बिहार में भी देखा अलग अलग जगहों पर दूरदराज के इलाकों में कोरोना के चलते ही जो मोबाइल वैन है जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी उनको ले जाया गया और एक नेता किसी एक जगह खड़े होकर रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसको उस इलाके में जहां चुनाव होना है वहां दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया गया वैन, और वैन के माध्यम से नेता अपनी बात को पहुंचा रहे थे कोरोना के कहर के दरमियान। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया, डिजिटल रैली इस तरीके की उन्होंने आयोजित की। ये आपको असरदार नजर आती है, फायदेमंद नजर आती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से? हाँ, बिल्कुल असरदार, बिल्कुल मैंने कहा ना, डोर टू डोर उसका तो कोई विकल्प ही नहीं ना, आपकी पर्सनली पहुंच गए वहां। वो दूर की कौड़ी बोलते हैं ना, दूर के डोर सुहाने होते हैं, तो वो पास से आप ढोल बजा रहे हैं तो वो बड़ा आत्मीयता लगती है, तो वो तो बहुत बड़ा फर्क करता है। तो वो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगी पार्टियां, जैसे मैंने कहा आईवीआर का, डिजिटल वैन का, कि एक जगह वैन लगा दी और लोग अपने अपने घर से भी, अपने अपनी छतों से भी और खड़े होकर उस चीज को देख सकते हैं। क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सर हमारे पास? आपको ज्यादा जानकारी होगी कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी डिमांड को जनरेट करें तो इतनी सारी मोबाइल वैन्स, वो सारी तकनीक सब मुहैया हो सके, या पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चल रहा है काम? नहीं, वैन का आप गलत समझ रहे हैं। वैन एक शब्द आपके लिए वो इतना ही है कि आप एक कंसिस्टेंसी में, आप ध्यान कीजिए कि एक कंसिस्टेंसी में एक पार्टी के द्वारा कम से कम 8 से 10 अमूमन गाड़ियां चलती हैं, जिसको बोलते हैं ना टैक्सियां चलती है पार्टी में। तो उस 10 की जरूरत नहीं है, उसी 10 को 5 में कन्वर्ट करके ये काम किया जा सकता है। उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, उसमें सिर्फ आपको एलईडी लगाना है, खत्म हो गई बात। चलिए, तो 10 की दरकार भी नहीं है, 5 से ही काम चल जाएगा। 5 से काम चल जाएगा और कोई दिक्कत वो उपलब्ध है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और डिजिटल तकनीक का क्या कुछ मतलब हो सकता है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, तब जबकि 15 जनवरी तक तो शुरुआती तौर पर रैलियों पर रोक लगा दी गई है। आगे क्या कुछ होगा इसके लिए 16 जनवरी तक का इंतजार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करना होगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है 2022 के महादंगल से जुड़ी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।